नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो पहला वाला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहां पर हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन। y इक्वल्स टू 2 है तो dy अपॉन dx हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ नंबर 2। 2 क्या है यहां पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सो योर आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? यस और नो? सीधा सीधा रूल लगा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3। कौन सा फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है? x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला तबलीन क्या बताया था मैंने? n x की पावर n माइनस 1। तो हम लिखेंगे n क्या है यहां पर? 3। 3x की पावर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है? 2। तो dy अपॉन dx हो जाएगा 3x स्क्वायर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू अंडर रूट x। y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं? पावर 1 अपॉन 2। तो x की पावर 1 अपॉन 2। तो अगर हम dy अपॉन dx लिखेंगे तो हम लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ x की पावर 1 अपॉन 2। केजिया कौन सा फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है? पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, n x की पावर n माइनस 1। यहां पर n क्या है? 1 अपॉन 2। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस हाफ। माइनस का मतलब रेसिप्रोकल, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। सबको समझ में आया? यस और नो? ये क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स x रेज टू पावर माइनस 4। y है x की पावर माइनस 4। तो dy अपॉन dx तो बन जाएगा d अपॉन dx ऑफ x की पावर माइनस 4। कौन सा फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है मान्या? पावर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे यहां पर? माइनस 4 x की पावर माइनस 4 माइनस 1। माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाता है? माइनस 5। तो हमारे पास dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस 4 x रेज टू पावर माइनस 5। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस और नो? यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का क्लियर? चलें आगे। ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे भी छोड़ सकते हो, नीचे भी लेके जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो सिर्फ आपने सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट। ठीक है, अब है 5x क्यूब। y इक्वल्स 5x क्यूब। y इक्वल्स 5x क्यूब। तो अगर हम dy अपॉन dx लिखेंगे तो ये बन जाएगा d अपॉन dx ऑफ 5x क्यूब। 5 क्या है यहां पर? कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 5 d अपॉन dx ऑफ x क्यूब। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx। अभी निकाला था x क्यूब का, आंसर कितना आया था? 3x स्क्वायर। तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 3x स्क्वायर। आंसर इज 15x स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? यस और नो? सर अगर खाली नंबर होता है कांस्टेंट तो वो बाहर, हाँ अगर खाली नंबर होता है तो वो 0, अगर नंबर के साथ कोई वेरिएबल है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा। देखो, हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऐसे से लिए 5 को उधर नहीं ले सकते। नहीं आंसर डायरेक्ट आंसर सेम आ रहा है लेकिन स्टेप मार्किंग होती है। बोर्ड्स में क्या होता है, अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो आंसर मैटर करता है एमसीक्यूज के लिए,
बट व्हेन यू आर आंसरिंग इन सब्जेक्टिव फॉर्मेट वहाँ पर स्टेप मार्किंग्स होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार स्टेप लिख करके दिखाता हूँ। अदरवाइज तो ओरली सॉल्व हो जाएगा आंसर, 15x² है एक ही स्टेप में, इतने आसान को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। रीज़न इज कि आपको वो स्टेप लिखने आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली में बोर्ड लिखना, आंसर लिखना अपने आप में मुश्किल होता है। आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आंसर प्रेजेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें आपके पास स्टेप्स होने चाहिए। बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो फिजिक्स में उस 2 मार्क के क्वेश्चन के 4 स्टेप्स होते हैं, मतलब 4 जगहों पर हाफ मार्क दिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन की वेटेज बोर्ड में 3 मार्क्स है तो इसका मतलब 6 जगह पर उसमें हाफ मार्क दिया जाता है। मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा बोर्ड की, तो आप देखोगे उसमें हर जगह सारे मार्क्स को हाफ करके डिवाइडेड किया होता है। तो यू नीड टू राइट दो स्टेप्स। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 जगह स्टेप्स देने थे, आपने 2 स्टेप्स में लिख दिया, तो एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा बाकी के? आई बात समझ? तो आपका बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन स्टेप मार्किंग कट जाएगी बोर्ड में। इसीलिए मार्क्स लाना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, अब अगला है x की पावर -3 प्लस एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू x की पावर -3 प्लस एक्स क्यूब। यह है क्वेश्चन। तो हम लिख रहे हैं y इक्वल्स टू x की पावर -3 प्लस एक्स क्यूब। तो अगर हम dy अपॉन dx करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम रूल। बिल्कुल ठीक, यहां पर 2 वैल्यूज का सम है, तो हम क्या करेंगे? सम रूल लगाएंगे। सम रूल को सॉल्व करने के बाद फिर उसमें पावर फॉर्मूला, ये जो भी कंसर्न होता है वो वाला फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट? तो पहले हम लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ x की पावर -3 प्लस d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इंडिविजुअली? पावर फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू -3 x की पावर -3 -1, फिर प्लस 3 x की पावर 3 -1। ठीक, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx का? -3 x की पावर -4 प्लस 3x²। देखो मैच कर गया सबका आंसर, ये सोनो। अभी इससे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने यही बात समझाई कि हमें स्टेप मार्किंग में मार्क्स गेन करना आना चाहिए। फिजिक्स में 100 मार्क्स लाना इसीलिए बहुत मुश्किल है। आप नोटिस करोगे केमिस्ट्री में बच्चों के 100 लाइन से मिलते हैं आपको, मैथ्स में 100 मिल जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत कम 100 आते हैं पूरे देश में। सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट फिजिक्स में होती हैं, सबसे कम 100 फिजिक्स में होते हैं। बोर्ड हर साल अपनी स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है बोर्ड के एग्जाम्स की, आफ्टर एग्जाम रिजल्ट के बाद वो स्टैट्स रिलीज करता है। उस स्टैट्स में आप देखोगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इज ऑलवेज इन फिजिक्स। टॉपर होता है फिजिक्स कंपार्टमेंट्स के मामले में। तो वो हाल आपके ना हो, इसीलिए कह रहा हूं फोकस, ध्यान दो। तभी बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जब ये बेस क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको फिजिक्स में मैथमेटिकली कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। मैथ्स की वजह से फिजिक्स से परेशान नहीं होंगे तुम, ये गारंटी है, अगर इन क्लासेस पे ध्यान दे दिया। अगला है, करना चाहो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो आंसर करेक्ट है हमारा। अगर वो अपॉन में करना चाहो पावर पॉजिटिव करके, वो आपकी इच्छा है। वो तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, प्लस के बेस तो सेम है, क्योंकि फिर पावर चॉइस है वो, हमारे हिसाब से वहां तक आंसर आप छोड़ दोगे, मार्क्स मिलते। ये तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। फिजिक्स में एक्चुअली डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं करने पड़ेंगे, इस तरह की इक्वेशंस यूज होंगे, भी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के। 7x³ प्लस 6x, हमारे पास y की वैल्यू है 7x³ प्लस 6x। तो हम डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? पहले सम रूल। तो d अपॉन dx ऑफ 7x³ प्लस d अपॉन dx ऑफ 6x। बेटा अगले स्टेप में लिखेंगे ना, मैं तो आपको एक एक स्टेप लिख करके दिखाऊंगा। देखो आप हो सकता है आप खरगोश हो, लेकिन यहां पर बहुत सारे कछुए भी होंगे, सबके लिए लेकर के चलना है। मैं यहां सबके हिसाब से पढ़ाऊंगा कि एक बेसिक बायो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल बेसिक मैथ्स में भी दिक्कत आती है, उसके लिए भी क्लियर हो पाए चीज।
इसलिए मैं एक एक स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उसे जंप कर सकते हो, अगर आपके लिए इजी है तो आप उसे जंप कर सकते हो स्टेप को। मेरे लिए जरूरी है एक एक स्टेप लिखना। अब ये 7x³ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। उसमें कांस्टेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो 7d/dx ऑफ x की पावर 3 और यहां से 6d/dx ऑफ x, ठीक है। तो ये तो dx/dx 1 बन जाएगा और ये x³ की जगह क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 6 और ब्रैकेट में 1। तो हमारे पास dy/dx का आंसर कितना आया? 21x² प्लस 6। देखिए सबका आंसर मैच कर गया यहां तक, yes और no? ठीक है, तो यहां तक आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब। अब आते हैं डिफरेंस रूल का होगा जरूर से। अच्छा क्वेश्चन वाला आ गया, पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है प्रोडक्ट फॉर्मूला के ऊपर। देखो ये है x की पावर 6 - 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। तो यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला a इंटू बी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a। सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मूला। अभी कर रहा हूं, ठीक है। x की पावर 6 - 5 इंटू x - 1। y की वैल्यू है x की पावर 6 - 5 इंटू x - 1। अब देखो हमारे लिए ये वाली टर्म है a और ये वाली टर्म है b। फॉर्मूला क्या बताया? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई dy/dx a x की पावर 6 - 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b x - 1 प्लस b x - 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a x की पावर 6 - 5। समझ आया? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसी का ऐसी रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू x की पावर 6 - 5 डिफरेंशिएशन। अब यहां लगाओगे सब्ट्रैक्शन वाला डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल के हिसाब से आप d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 1 यही करोगे। सब्ट्रैक्शन वाला रूल डिफरेंस फॉर्मूला लगाओगे ना, जैसे प्लस में होता था अलग अलग का डिफरेंशिएशन और प्लस कर देते थे, यहां अलग अलग का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस लगा देंगे। ये क्या आएगा? 0, ये क्या आएगा? 1, ठीक। प्लस x - 1 d/dx ऑफ x की पावर 6 माइनस d/dx ऑफ 5। यही बनेगा, yes or no? अब dy/dx x की पावर 6 - 5 यहां ब्रैकेट में क्या बचा? 1 - 0 इज 1 प्लस x - 1 यहां ब्रैकेट में क्या बचा? 6x⁻⁵ 5 माइनस 0। यही बच गया। बात समझ में आई? yes or no? भाई यहां 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, यहां 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। बात क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 6 - 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस 6x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5, ठीक है। अब x की पावर 6 x की पावर 6 हो गया 7x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 माइनस 5। दिस इज योर आंसर फॉर डिफरेंशिएशन। समझ आ गया सबको? प्रोडक्ट रूल क्या था? प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a। कॉमनली यूज्ड है, बार बार यूज होगा, बहुत कॉमन फॉर्मूला है ये। एक पावर फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। क्लियर? ये अगला है क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। y इक्वल्स टू x² - 2 अपॉन x³ प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है y इक्वल्स टू x² - 2 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1।
ठीक है, अब याद करो ऊपर वाले को क्या बोलते थे, न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते थे डिनोमिनेटर। इसका फॉर्मूला क्या था क्वेश्चन फॉर्मूला का, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो फॉर्मूला पढ़ा है सिर्फ वही फॉर्मूला लगाते जाना है, नथिंग मोर। ठीक, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x ही आ गया। ये सोलो करके दिखाऊंगा, यहां तक क्लियर है, डायरेक्ट कर पा रहे हो। माइनस लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसी का ऐसी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन ऐसी का ऐसी छोड़ दिया, फिर इसको होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 2x, माइनस लगाओ 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का, दिस इज योर आंसर। नॉट रिक्वायर्ड, कुछ कैंसिलेशन हो रहा होता तो समझ में आता, कुछ है नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ आ गया सबको, क्लियर, क्वेश्चन रूल तक क्लियर। अब आता है चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, यहां पर हमें दिक्कत थी, समझते हैं। मैंने आपको बताया था दो डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक के याद करने के लिए बोले थे, कौन कौन से, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, सबसे कॉमनली यूज डिफरेंशिएशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन 9x क्यूब, y इक्वल्स टू साइन 9x क्यूब। ठीक है, आज चेन रूल को अच्छे से घिसेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये 12th तक यूज होगा। चेन रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑसिलेशंस एंड वेव्स चैप्टर में इसका यूज है, अगले साल फिर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर, दोनों में इसका यूज है। तो ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हमें कैसे पता चलता है कि चेन रूल लगना है, पहली बात उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई किया जाएगा, अगर y होता 9x क्यूब तो y डायरेक्टली x का फंक्शन था, लेकिन अगर अब मैं x की वैल्यू चेंज होगी करूंगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और साइन की वैल्यू के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि साइन अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो y डायरेक्टली x के ऊपर नहीं डिपेंड करता, y साइन के ऊपर डिपेंड करता है और साइन x के ऊपर डिपेंड। तो चेन बन गई ना, जैसे ही चेन बन गई वैसे ही कौन सा रूल लग जाता है, चेन रूल। यह आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चेन रूल को। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब इसके डिफरेंशिएशन का बिल्कुल जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं ऐसी के स्टेप रट लेने हैं। फंक्शन के अंदर जो x वाली टर्म होती है उसको u मान लेना है, तो मैं कहूंगा लेट 9x क्यूब, हाँ, u इक्वल्स टू 9x क्यूब। ये जो माना, अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे du अपॉन dx
तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 9x क्यूब। 9 क्या है? कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर, तो 9 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकता हूं या करके दिखाऊं? लिख सकता हूं डायरेक्ट। 9 3 जा। अब देखो du अपॉन dx का आंसर आया 27x स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। याद रखना ये बात, आप x वाली जो भी टर्म होगी उसको मान लोगे u, उसका डिफरेंशिएशन करके लिख दोगे इक्वेशन नंबर 1। u वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना है? x के रिस्पेक्ट में होना है। ठीक है। अब जब मैंने u को ये माना था तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन u। अब y को u की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं कहूंगा देयरफॉर dy अपॉन du इक्वल्स टू d अपॉन du ऑफ साइन u। साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos u। तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन du इक्वल्स टू cos u। u की वैल्यू क्या थी बच्चों? अरे u की वैल्यू थी 9x क्यूब 27, तो आ जाएगा cos 9x क्यूब। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब उठा के 1 और 2 को कर दो मल्टीप्लाई एंड आंसर, बस। तो अगर आप देखो ध्यान से देखना, dy अपॉन dx निकालना था। इसको अगर मैं du अपॉन dx इंटू dy अपॉन du लिख दूं तो du से du कैंसिल, आंसर क्या आ गया? dy अपॉन dx। यही तो कैलकुलेट करना था हमें। ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या निकला? du अपॉन dx। इक्वेशन 2 में क्या निकला? dy अपॉन du। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आया 27x स्क्वायर इंटू कॉस 9x क्यूब। यह आ गया dy अपॉन dx का आंसर। समझ आया? पक्की बात? क्लियर हो गया ये? अगला वाला करोगे? क्लियर हो गया ना? चेन रूल इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बताऊंगा फिजिक्स में कहाँ यूज होगा चेन रूल, कैसी कैसी इक्वेशंस में यूज होता है, एक एग्जांपल से करेंगे। उसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है। चेन रूल स्पेशली ईएमएफ वाले क्वेश्चंस में यूज होता है या वेव फंक्शंस में यूज होता है, क्योंकि उसी में साइन या कॉस आती है। बताया था ना, साइनूसॉइडल शेप वेव्स की शेप क्या होती है? साइनूसॉइडल। तो वो साइन के फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है सारी वेव्स। उनमें अगर कुछ भी सॉल्व करना होता है तो चेन रूल लगता ही लगता है। उसमें डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन होगा, वेलोसिटी निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे फिर साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा होता है। y इक्वल्स टू कॉस 7x स्क्वायर। समझ में आ गया तो भी करके दिखाओ। चलो, कॉस का डिफरेंशिएशन ये वाला, वेरी गुड। हाँ, प्रॉपर मेथड से ही करो। अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर फटाफट सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अभी प्रॉपर मेथड से ही करो। फॉलो द स्टेप्स, गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। बाद में तो ओरली कर पाओगे इतने डिफरेंशिएशन जब सॉल्व करोगे फटाफट तो वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट। क्या बताया था? x वाली टर्म को क्या मानना है? u। तो हम कहेंगे लेट u इक्वल्स टू, तो du का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आ जाएगा? 7 और ब्रैकेट में 2x, तो यानी 14x। इक्वेशन 1। अब इसकी वजह से y की वैल्यू आ गई cos u, तो dy अपॉन du विल बी माइनस साइन u, यानी लिखेंगे माइनस साइन 7x स्क्वायर। इक्वेशन 2 आ गई। अब dy अपॉन dx कैसे निकलेगा? du अपॉन dx इंटू dy अपॉन du। तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 14x, ब्रैकेट में माइनस लगा दो यहाँ पर, साइन 7x स्क्वायर। मैच करके आंसर सबका देखो।
पक्की बात। अब देखो इसमें चेन रूल केवल ऐसे ही फंक्शन में साइन कॉस में नहीं लगता, चेन रूल अगर किसी पूरे फंक्शन का रूट है वहां भी लगता है, पूरे फंक्शन का रूट है वहां भी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट पावर हो गई अपने आप में, एक फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद अंदर एक्स का फंक्शन है कोई भी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कहा जाए y इज द क्यूब रूट या nth रूट, सपोज 7th रूट या 5th रूट कुछ भी है, ऑफ 3x² + 9x - 2 इस पूरे में, तो यहां पर रूट एक फंक्शन है, x की वैल्यू रूट के हिसाब से चेंज होगी और फिर y का आंसर आएगा। डायरेक्ट x चेंज करने से y चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट x चेंज करने से पहले रूट का आंसर चेंज होगा और उसकी वजह से y का आंसर चेंज होगा। तो यहां पर डायरेक्ट x चेंज करने से डायरेक्ट y चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या बन गई चेन। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, चेन रूल लगाते हैं। इसको आप पावर लेकर के करोगे इसकी, ठीक है, तो पहले पावर का सॉल्व 1/3 बाहर आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको करोगे, देखो dy/dx अगर आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हो 3x² + 9x - 2 की होल पावर 1/3, ठीक है। अब आप इसको पूरी टर्म को मान लो u, तो आप कहोगे u = 3x² + 9x - 2, तो आपके पास y हो गया u की पावर 1/3। समझ में आ रहा है, देखो वो पैटर्न लग रहा है यहां भी, ठीक। तो dy/du क्या हो जाएगा, 1/3 u की पावर 1/3 - 1। पावर फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन थोड़ी है यहाँ पर, नहीं तो 1/3 अगर उससे मल्टीप्लाई करके -1 अगर कर दें तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहाँ 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर है ये, पावर को उससे मल्टीप्लाई करके किससे? -1 पूरे उससे, और फिर बीच का कैसे सॉल्व करोगे तभी तो बता रहा हूँ, ये इसलिए तो तरीका बताया। हमसे गलती यही वाली हो जाती है, रूट वाले को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये कितनी पावर बन जाएगी, 1/3 u की पावर 2/3, ठीक है, u की वैल्यू हमें पता है, ये किसकी वैल्यू होगी, dy/du की। u की वैल्यू अगर आप रख दो 1/3 और 3x² + 9x - 2 की पावर -2/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy/du की। अब u की वैल्यू क्या थी, 3x² + 9x - 2, u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करो 3 × 2x + 9 - 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मेरे पास du/dx की वैल्यू कितनी आई, 6x + 9, ठीक। इस 6x + 9 को यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में रख दोगे, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आई बात। तो ऐसे रूट वाले फंक्शन को भी चेन रूल से ही, अगर पूरी वैल्यू के ऊपर रूट है कोई फॉर्म में, तो आप चेन रूल से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी इवेंचुअली जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, अब देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, ये जो मैं डिफरेंशिएशन करवाया है इसके पीछे कारण क्या है। क्लास 12th में एक क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब लोग पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ी थी आप लोगों ने, याद है। करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, Q/T ये लिखते थे। चार्ज को आप क्या लिखते थे, Q, और टाइम को T लिखते थे। तो करंट का फॉर्मूला Q/T होता है। ये तो तब वैल्यू है जब एक जैसा चार्ज लगातार पूरे टाइम T के लिए फ्लो करे, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि चार्ज बिल्कुल कांस्टेंट ही मेंटेन हो। मान लो आप ये चार्ज करंट बना रहे हो एक मोटर को घुमा के हाथ से, तो क्या जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आरपीएम से घुमा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कभी आप थोड़ा तेज हो गए हो, कभी थोड़ा धीरे हो गए हो, एक रिदम मेंटेन कर पाना जरूरी तो नहीं सेम हो, यस और नो। इवन जो जनरेटर होता है जब वो स्टार्ट होता है या बंद हो रहा होता है, उसके आरपीएम ऊपर नीचे चेंज हो रहे होते हैं, यस और नो। इंजन के आरपीएम कांस्टेंट नहीं रहते बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, उस पर भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, यस और नो।
तो वो जो चार्ज है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहता पूरे बड़े इंटरवल के लिए, छोटे छोटे इंटरवल में उसकी वैल्यू बदल रही होती है। तो हम इसको dq अपॉन dt लिखते हैं। क्या फॉर्म आ गई है? ये क्या फॉर्म आ गई? डिफरेंशिएशन की। यानी अगर आपको चार्ज की वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखी हो, मान लो आपको कहा गया, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू a conductor is given by q equals to 2t square minus t plus 9 कूलम। ये चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, वेयर t is time in सेकेंड्स। आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट कैपिटल I एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। आपको करंट की वैल्यू बतानी है जब टाइम कितने वैल्यू हो, 5 सेकेंड हो। ये क्वेश्चन कहा गया। नहीं, एक ही बार डिफरेंशिएशन से काम आ जाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt, यानी हम d अपॉन dt ऑफ q जो कि है 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 9, डिफरेंशिएट करो। 2t स्क्वायर 2t, t का डिफरेंशिएशन 1 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या आया? 4t, और जब t की वैल्यू 4t माइनस 1, ठीक है, जब t की वैल्यू कितनी थी? 5 सेकेंड्स, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 1, 20 माइनस 1 दैट इज 19। करंट की ऐसा यूनिट क्या थी? एम्पेयर। कूलम तो चार्ज की होती है, करंट की ऐसा यूनिट क्या थी? सब कुछ SI में था तो आंसर भी SI में। क्या यूज़ किया यहाँ पर? क्या फिजिक्स यूज़ करी? क्या यूज़ किया? डिफरेंशिएशन। इसीलिए डिफरेंशिएशन पढ़ना ज़रूरी है। अभी और एग्जाम्पल देखेंगे जो 11th के हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन ना आता हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आपको कितनी फिजिक्स आती हो। इसीलिए मैथ्स जरूरी है। जिग्नेशा समझ में आ रहा है? लेक्चर्स दोबारा देखना शुरू कर ले और डाउट्स लेना शुरू कर ले, क्योंकि तेरी शक्ल देख करके मुझे डर लग रहा है। पक्का? मुझे घबराहट हो रही है तुझे देख करके। अब बेटा डाउट्स लेने लग जा। बैच के बाद, लास्ट बैच के बाद भी मुझसे पूछ लिया करो। जब भी पहले आ जाओ थोड़ा, अगर किसी को ज़्यादा डाउट्स होते हैं बैच से थोड़ा पहले आ जाओ, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। लेकिन डाउट्स लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है हमारा, बेसिक मैथ्स जो है। कल तो मैं पूछवाया था ना 12th वालों से, मैथ्स कितना ज़रूरी है, बेसिक मैथ्स फिजिक्स में। समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? अगला वाला कर पाओगे? चलो देखते हैं। नोट कर लिया? ये या चलो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला, ये मैं करवाऊंगा अभी। ये करो ना ना, एक ही बार होना सब में, इस वाले में एक ही बार होना। The displacement of a particle is given by y equals to t cube plus 6t square. Then find out the velocity of the particle. y यहाँ पर है displacement और t यहाँ पर है time. तो displacement is a function of time. ठीक है? अब जब आपको displacement पता हो तो याद रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर हम क्या करेंगे? y की इक्वेशन का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उससे क्या मिल जाएगी हमें? वेलोसिटी।
एडिशन वाला रहेगा। पहले एडिशन वाला, उसके बाद पावर फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला, है ना। करें, नोट कर लिया क्वेश्चन सबने। अब देखो आपको गिवन है y इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर। हमें पता है जो वेलोसिटी होती है v, उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑलवेज। ठीक, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे d अपॉन डी टी, सम फॉर्मूला लगाओगे पहले, टी क्यूब प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 6t स्क्वायर, ये करोगे। अब t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3t स्क्वायर, 6 बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आया 3t स्क्वायर प्लस 12t। दिस इज योर आंसर। इन्होंने टाइम की वैल्यू नहीं दी थी तो ये आंसर है। अगर ये कहते टाइम दे रखा होता 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करते, आपके पास एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाता। आया समझ में क्वेश्चन? ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, फिजिक्स का कुछ नहीं लगना यहाँ पर, सारा कॉन्सेप्ट किसका है, डिफरेंशिएशन, मैथ्स का। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें, चलें आगे। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू a1t प्लस a2। ठीक है, यहां पर a1 a2 कुछ वैल्यूज हैं, कांस्टेंट्स हैं। शो दैट द एक्सेलरेशन कैपिटल A इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का, करेंगे इसे सॉल्व सिर्फ मैथ्स से। एग्जाम्पल्स इसलिए दिखा रहा हूँ साथ साथ ताकि तुम्हें पता चले कि जो पढ़ रहे हैं ये यूजलेस नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में यूज हो रहा है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अगर आप याद करो, आपने जो इक्वेशन 9th में पढ़ी थी उसमें ए का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे dv, चेंज इन टाइम को लिखेंगे dt। तो dv अपॉन dt यानी क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? हैं? हाँ, a1 और a2 कांस्टेंट्स हैं, याद रखना। हाँ ठीक है, अब हमें v गिवन है a1t प्लस a2। यहाँ पर ध्यान रखना है a1 एंड a2 आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होता है कैपिटल A, उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम सम फॉर्मूला लगाएं तो d अपॉन डी टी ऑफ a1t प्लस d अपॉन डी टी ऑफ a2। क्वेश्चन में गिवन है ये कांस्टेंट सही है। हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन a का आंसर आया, a1 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा dt अपॉन dt और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। dt अपॉन dt इज 1। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई a1। a1 क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? क्या यहाँ पर टाइम लिखा है कहीं इक्वेशन में? नहीं। अगर टाइम नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है? नो। और यही तो प्रूव करना था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया? ये dt और अपॉन dt कैसा है? a1 कांस्टेंट था, जब कांस्टेंट होता है तो वो डिफरेंशिएशन के a1 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर? कौन सा? a1 जब कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बना है ना कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये एक्चुअली में प्रोडक्ट फॉर्मूला से ही बना है। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, सपोज आपने कहा d अपॉन डी टी ऑफ a1 इंटू टी, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो आप पहले a1 को बाहर लिखोगे,
डी टी अपॉन डी टी, फिर टी को बाहर लिखोगे डी ए वन अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, पूरी टर्म क्या हो गई, क्या बचा, ए वन इंटू डी टी अपॉन डी टी। तो ये बना उसी से ही है, इसलिए हमने उसे शॉर्ट में कर लिया कि कांस्टेंट जब भी आए तो उसे सीधा बाहर लिख लो। प्रोडक्ट फॉर्मूला से ही बना है ये फॉर्मूला। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट वाला है थोड़ा सा। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल as the radius is increased from 10 to 10.001. अब अगर तुम अपना दिमाग लगाओ तो तुम इसमें कहोगे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो जो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट था। लेकिन ध्यान दो, चेंज कितना हो रहा है, बहुत थोड़ा सा, तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। यहां लगाएंगे, आपको चेंज किसका निकालना है, एरिया का। किसके चेंज होने की वजह से, रेडियस चेंज। याद करो मैंने डिफरेंशिएशन को कैसे पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x तो डिफरेंशिएशन क्या बताता था, स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x। क्या लिखते थे उसको, dy अपॉन dx। यहां s इज अ फंक्शन ऑफ r, मुझे किसका चेंज निकालना है, s का, ड्यू टू स्मॉल चेंज इन r, तो क्या करेंगे, ds अपॉन dr। यानी क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। उसी कॉन्सेप्ट पर जैसे मैंने पढ़ाया था एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बात समझ में आई है सो नो? ठीक, तो हम लिखेंगे s इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ds अपॉन dr इक्वल्स टू d अपॉन dr। हाँ जी, हाँ ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई तो कांस्टेंट है ना, याद है मैंने पढ़ाया था पाई वाला कॉन्सेप्ट कांस्टेंट के फॉर्मूले में पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने भी होगा, पाई बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो आपके पास ds अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई पाई इंटू 2r। ये आ गया आंसर। अब यहां ध्यान से देखो जरा, ये जो ds था ये क्या था, चेंज इन एरिया, और ये dr क्या था, चेंज इन रेडियस। कैलकुलेट क्या करना है हमने, क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, फाइंड द चेंज इन एरिया। किसका आंसर निकालना है, ds का, तो dr को इधर ले जाना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा ds इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू dr क्या था, चेंज इन रेडियस, r क्या है, रेडियस। ठीक, तो अगर आप चेंज इन रेडियस dr निकालना चाहो, ये था 10.001 माइनस 10 दैट इज 0.001, वैल्यू आ गई। और r की वैल्यू कितनी है, 10, r की वैल्यू हमें दे रखी है 10, वैल्यूज प्लेस कर दें, तो हम लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर वॉज 10 इंटू 0.001, तो मेरे पास आ जाएगा ये 10 0.01। ठीक है, तो आपके पास 0.02 पाई, दिस इज योर आंसर। समझ आया सबको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का? ठीक है, ये बिना डिफरेंशिएशन के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट था। तो वो जो कल लग रहा था सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी है टाइम, नोट कर लिया सोल्यूशन ये वाला। ये क्वेश्चन कंपटीशन का था जो हमने अभी सॉल्व किया, जिसमें अभी आपने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं और आपने ये कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम अ कंपटीशन। ठीक है, तो अगर बेसिक्स आपको आते हो तो आप एकेडमिक्स नहीं बल्कि कंपटीशन तक के मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बेस आपका सही रहना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं अगला टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अभी कल ही मैंने 12th के बच्चों को इसका क्वेश्चन करवाया है, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका क्वेश्चन 12th में भी करवाया है, शीट में भी दिया हुआ है मैंने वो क्वेश्चन। और 11th में भी आपके क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा, बुक का क्वेश्चन। अभी आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, आप बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ग्रेविटेशन चैप्टर का, चैप्टर 6 का क्वेश्चन आप यही सॉल्व कर लोगे जस्ट बाय नोइंग दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए लेट अस से ये एक क्वांटिटी है y और ये है क्वांटिटी x। y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो उस चेंज को हमने ग्राफ की फॉर्म में बताया, भाई चेंज पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वांटिटी y सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर थी, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी। और सबसे कम कहां पर थी? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट B पर इट वॉज एट इट्स लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक, तो ये जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है इसे कहा जाता है मैक्सिमा, और जो लोएस्ट वैल्यू है उस फंक्शन की उसे कहा जाता है मिनिमा। ठीक है, अब अगर आपको डिफरेंशिएशन याद हो, याद है डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx, क्या होता था वो ग्राफ के अंदर, क्या रिप्रेजेंट करता था dy अपॉन dx? स्लोप, करेक्ट, dy अपॉन dx रिप्रेजेंटेड द स्लोप। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, किसी कर्व के ऊपर अगर आपको किसी पॉइंट का स्लोप निकालना है, क्या ड्रॉ करते हैं वहां? टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यस और नो? तो अगर मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो वो टेंजेंट, अगर आप देखो मैंने सही ड्रॉ करी है, यस और नो? इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, बताना सही ड्रॉ करी है, यस और नो? क्या आ रही है ये लाइंस? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आ रही है, बिल्कुल सही है, ये हॉरिजॉन्टल आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। और स्लोप को क्या रिप्रेजेंट करते थे? dy अपॉन, तो यानी मैक्सिमा पर भी dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होती है, और मिनिमा पर भी dy अपॉन dx की वैल्यू, एट मैक्सिमा dy अपॉन dx इज 0, एट मिनिमा dy अपॉन dx इज 0। बात क्लियर? अब क्योंकि ये मैक्सिमा है तो पूरे वैल्यूज में क्या इससे ज्यादा पॉसिबल वैल्यू थी? हाई। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे? ऊपर। अब ये सबसे ज्यादा वैल्यू थी, इससे ज्यादा ऊपर तो जा नहीं सकता। अब इससे आगे और इससे पीछे ग्राफ कहां जाएगा? नीचे। यानी इससे पहले, अब इससे आगे जब ये ग्राफ चलेगा इसका स्लोप किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। इस वाले स्लोप को बोलते हैं पॉजिटिव, इस वाले स्लोप को बोलते हैं नेगेटिव। तो यहां से आगे स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। उसको कहा जाता है सेकंड डेरिवेटिव। यानी इसको अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो मैक्सिमा पर हमेशा अगला जो वैल्यू आती है इट इज ऑलवेज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ठीक, जब कोई चीज अपने मिनिमम पर हो, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती, इससे आगे कहां जाएगी? ऊपर। तो ग्राफ कैसा, स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए मैक्सिमा पर, मिनिमा पर dy अपॉन dx स्क्वायर वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल यही वाला पोर्शन है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, तो मैं एडिशनल बता रहा हूं कि जब हम मैक्सिमा पर होते हैं तो इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो अब इससे नीचे ही आएंगे, नीचे आएंगे तो स्लोप विल बी नेगेटिव। और मिनिमा पर होते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते तो अब ऊपर जाएंगे, स्लोप विल बी। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा इज लेस देन 0, फॉर मिनिमा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू अपने मैक्सिमम पर होती है इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ सकती, यानी वो क्या हो गई? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखो, जब भी कोई वैल्यू अपने मिनिमम पर होती है इससे कम नहीं हो सकती, वो वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये भी बात याद रखनी है। बात समझ में आ गई सबको? मैक्सिमा एंड मिनिमा नोट कर लीजिए इसको।
ड्रॉ कर लिया। आगे की ये दोनों कंडीशंस लिख लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट ये वाली कंडीशंस रहेंगी दोनों, ये और ये वाली, यही यूज़ होती हैं मोस्टली, मैक्सिमा वाला यूज़ होता है फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ट्राई करें। शीट में मैंने बोला था, अभी तो कईयों ने शीट भी खोल के नहीं देखी होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना। इसमें मैंने आपको शीट बोली थी करने के लिए, कितनों ने करी शीट? स्टडी मटेरियल सेक्शन में गिवन थी मैथमेटिकल टूल्स। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे। ट्राई किए थे किसी ने? नहीं किए थे, आज कर लेना। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। ये आपको आज करने हैं हर हाल में जा करके, फिर कल आपके डाउट्स मैं लूँगा इससे, ठीक है। मैक्सिमा कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, इसका क्वेश्चन कल सिखाऊंगा। आज यहाँ तक जा करके पढ़ना है, तब कल समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। क्लियर है?